हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज अपने एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की प्रथम चैप्टर की तीसरी क्लास है। तो आज हम बात करेंगे तीसरी क्लास के बारे में। इसमें आज हम बात करेंगे शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनके क्या क्या उत्पादन थे, शिल्प कार्य में वो किस प्रकार के कार्य करते थे, क्या क्या वस्तुएं वो निर्मित करते थे। तो आज हम इसके बारे में इसमें बात करेंगे। तो चन्नूदड़ों को चिन्हित कीजिए। मानचित्र 1 में चन्नूदड़ों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है, यानी कि जो चन्नूदड़ो है ये मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। या कहें कि हम जो चन्नूदड़ो है ये हड़प्पा सभ्यता का एक औद्योगिक नगर था। कौन सा औद्योगिक नगर? कौन सा? चन्नूदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का क्या था? ये औद्योगिक नगर, यानी कि यहाँ से उद्योगों के प्रमाण में प्राप्त हुए। शिल्प कार्यों में मनके बनाना। अब जो चन्नूदड़ो था यहाँ कौन कौन से कार्य होते हैं, किन किन शिल्प उत्पादन के यहाँ से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए, तो उनमें है सबसे पहले मनके बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना सम्मिलित थे। ये यहाँ से उत्पादन किए जाते थे। एक तो मनके बनाने का कारखाना। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, कैसा भी जहाँ भी टॉपिक होता है लगभग एग्जाम में, कि हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था। 3-4 ऑप्शन चार ऑप्शन आपको देंगे वो, जैसे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर था लोथल, चन्नूदड़ो, धोलावीरा या सूतकांगेडोर, कुछ भी इस तरह के। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका औद्योगिक नगर कौन सा था? चन्नूदड़ो। यहाँ से हमें मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए, शंख की कटाई, धातुकर्म, मोहर निर्माण, बाट बनाना। आपको पता है दोस्तों कि जो बाट थे वो किस पत्थर से निर्मित थे? चरट नामक पत्थर से इनका निर्माण होता था, जो कि एक थोड़ा मुलायम पत्थर होता था। अब आगे देखो, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों में विविधता उल्लेखनीय है। कार्नियल, जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। यानी कि इन चीज़ों का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था, जिसमें कौन से? जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। आपको पता है कि जो सेलखड़ी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? मोहरों के निर्माण के लिए। जो मोहरों का निर्माण किया जाता था वो किस पत्थर से किया जाता था? सेलखड़ी पत्थर से मोहरों का निर्माण किया जाता था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे, और कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर होते थे। इनके कई आकार होते थे, जैसे चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, डोलाकार, खंडित। कुछ को उत्कीर्ण या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए। यानी कि कुछ तो किसी पे तो उत्कीर्ण किया गया। यानी कि उत्कीर्ण का मतलब होता है, देखो इतिहास में 2 शब्द चलते हैं, एक तो ये शब्द उत्कीर्ण करना और एक लेख लिखना। देखो लिखने में तो ये होता है कि किसी भी वस्तु पे अपन पेन कॉपी से जो लिखते हैं उसको तो अपन लेख कहते हैं, लेकिन उत्कीर्ण का तात्पर्य है कि किसी भी वस्तु पर स्क्रैच करके, यानी कि जैसे शिलालेख होते हैं उस पर स्क्रैच करके लेख लिखा जाता था, उसको हम कहते हैं कि उत्कीर्ण करना। यानी कि छेने और हथौड़े की सहायता से जो लेख लिखे जाते हैं उनको हम उत्कीर्ण करना कहते हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। यानी कि सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है, इस पत्थर को पीसकर
इसको वापस इसमें चूना जैस पर जो भी वहाँ की उस समय जो जिस चीज़ का वो प्रयोग करते थे इसको वापस गाढ़ा करने के लिए, उसको इसमें मिलाकर इस सेल खड़ी के पत्थर को क्या किया जाता था, छोटे छोटे साँचे होते थे उन साँचों में भर दिया जाता था। तो एक तरह से ये मन का बन के तैयार हो जाता था। इससे ठोस पत्थरों के से बनने वाले ज्यामितीय आकार के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेल खड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। यानी कि सेल खड़ी से सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये प्रश्न आज भी इतिहासकारों के बीच में एक पहेली बना हुआ है। पुरातात्विक द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया कि कार्नियल का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि जो मनकों का निर्माण किया जाता था वो किस प्रकार किया जाता था, उनको आग में पकाकर उनको पक्का किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, यानी जो पत्थर होते थे उनको पहले छेने या तोड़े से तोड़ दिया जाता था, फिर उनको बारीकी से गोल आकार देकर उनसे मनके तैयार किए जाते थे और फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ये प्रक्रिया पूरी होती थी। आपने देखे होंगे मनके जो माला में पहने जाते हैं उनमें बीच में छेद होता है जिसमें से अपन धागा डाल के उनको गले में आराम से पहन सकते हैं। चन्नुदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि चन्नुदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा जो गुजरात में स्थित है से छेद करने के विशेष उपकरण प्राप्त हुए। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये उठता है बनता है कि छेद करने के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन तीनों भी ऑप्शन आ सकते हैं और चौथा ऑप्शन हो सकता है कि उपयुक्त सभी, यानी कि सभी स्थानों से ये प्राप्त हुए। तो अपना जो ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों स्थानों से, यानी कि लोथल, चन्नुदड़ो और धोलावीरा से प्राप्त हुए। यदि आप मानचित्र 1 में नागेश्वर, बालाकोट को चिन्हित करें तो आप पाएंगे कि दोनों बस्तियां जो है कहाँ स्थित है, समुद्र के किनारे। यानी कि इनकी लोकेशन जो स्थिति है ये कहाँ स्थित है, ये समुद्र के किनारे ये स्थित है। ये शंख से बनी वस्तुओं, दोनों बस्तियां कौन कौन सी, नागेश्वर और बालाकोट, ये शंख से बनी वस्तुओं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पचिकारी की वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है कि मुख्य शंख से बनी वस्तुओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान है, नागेश्वर और बालाकोट। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, जहाँ से ये माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था उसी प्रकार यह भी संभव है कि चन्नुदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। यानी कि लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। ये जो लोथल है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से अगर हम बात करें तो, या इसके बारे में अगर बात करें तो जो लोथल था, ये लोथल कहें तो एक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ये गुजरात में स्थित है और एक ही है हड़प्पा सभ्यता का क्या था, बंदरगाह। तो इसका निर्माण बंदरगाह के रूप में या डाक यार्ड गोदीवाड़ा के रूप में इसका निर्माण किया गया। यानी कि यहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान, आयात निर्यात किया जाता था। जहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था वहाँ पर यहाँ से माल भेजा जाता और अन्य स्थानों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। तो जो लोथल है ये क्या, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह। अब उत्पादन केंद्रों की पहचान, उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे और उनके पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातात्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा का अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कोटा करकट। ये उत्पादन के केंद्रों की पहचान है। आप जैसे नॉर्मल देखोगे कहीं भी, जैसे आप एक टेलर की दुकान पे जाओ, आपको पता वैसे चल जाएगा। जब उसकी दुकान के बाहर आप देखोगे तो वहाँ बाहर छोटे छोटे कपड़े आपको दिखाई देंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यह किसकी दुकान है, ये टेलर की। तो ये जो उत्पादन के केंद्र थे इनकी पहचान इस रूप में, क्योंकि वहाँ से
जो अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए थे उनका वहाँ पर एक जमाव था, वहाँ पर वह चीज़ें वहाँ पर मिली। तो इन चीज़ों को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये उत्पादन के केंद्र थे, यानी कि यहाँ पर औद्योगिक कार्य किए जाते थे। अब आगे देखो, यहाँ तक कि कूटा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में एक है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता तो इन पदार्थों के टुकड़े कूटे के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। अब माल प्राप्त करने की संबंधित नीतियाँ, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, ये कहाँ कहाँ से माल प्राप्त करते थे, कहाँ से कच्चा माल प्राप्त करते थे और यहाँ से आगे भी जो माल बेचते थे वो कहाँ कहाँ पर बेचते थे। तो इसमें हम मुख्यतः बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन स्थानों से कच्चा माल प्राप्त करते थे, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें आयात करते थे। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ, जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, क्योंकि मिट्टी हर एक जगह उपलब्ध हो जाती है। कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों का परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। अब कई स्थानों से बैलगाड़ियों के साक्ष्य भी मिले, जैसे बनावली, वहाँ से मिट्टी का हल हमें प्राप्त हुआ। यानी कि बैलगाड़ियाँ, मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ियाँ आदि चीज़ें हमें मिली। तो हम जब इनके हमें मॉडल प्राप्त हुए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के लोग इन चीज़ों का वास्तव में प्रयोग भी करते होंगे। जैसे मान लो अगर अपने घर में किसी के पास 4 व्हीलर का फोटो है या किसी के पास 4 व्हीलर के टायर मिल जाएं कभी, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे, या तो इनके पास कभी 4 व्हीलर गाड़ी होगी, तो इसके साक्ष्य हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ से मिट्टी के खिलौने हमें प्राप्त हुए, तो जिसमें क्या थी, बैलगाड़ियाँ। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग बैलगाड़ियों का भी प्रयोग करते होंगे। संभवतः सिंधु तथा इनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी कि जो व्यापार था वो किस नदी के किनारे अत्यधिक था, सिंधु नदी के किनारे, और इसकी सहायक नदियाँ थी, उन नदियों से भी व्यापारिक मार्ग गुजरते होंगे। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि जो सिंधु सभ्यता से बाहर की जो अन्य सभ्यताएं थी वहां से जो माल आता था वो स्थान कौन कौन से थे। अब बात करते हैं हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, याद रखना नागेश्वर और बालाकोट किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, शंख उत्पादन के लिए, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पूरा स्थल सुदूर अफगानिस्तान में सोरतुगोई, आपने पहले भी बात की थी हमने कि सोरतुगोई से किसके साक्ष्य मिले, नहरों के साक्ष्य, किसके, नहरों के, यानी कि यहाँ पर नहरों से सिंचाई के साक्ष्य में प्राप्त हुए। कहाँ से, सोरतुगोई से। जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। यानी कि लाजवर्द पत्थर कहाँ से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से। याद रखना ये जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में, जब भी ये मिलान वाला क्वेश्चन बनेगा, एक साइड देगा वो अफगानिस्तान, एक साइड देगा नागवर, एक साइड देगा तांबा, एक साइड देगा गणेश्वर। इस प्रकार 4 ऑप्शन, 4 उत्पादन वस्तुएं देगा और उनका अपन से मिलान करवाएगा। तो लाजवर्द जो कि एक पत्थर है, चमकीला पत्थर, तो इसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था, अफगानिस्तान में सोरतुगोई। लोथल जो कार्नियल गुजरात में बड़ोच, सेलखड़ी, अब लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था, कार्नियल के लिए। सेलखड़ी दक्षिण राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से, और धातु राजस्थान से के स्रोत के निकट स्थित था। अब राजस्थान से धातु, अगर धातु में हम बात करें तो तांबा, तो हड़प्पावासी तांबा का आयात कहाँ से करते थे, कहाँ से, हाँ, गणेश्वर से। यानी कि जो
नीमकाथाना में जो सभ्यता स्थित है राजस्थान के झुंझुनू जिले के नीमके थाने में सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता, ये ताम्र उत्पादन के लिए उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। वहाँ पर सबसे अधिक तांबे का उत्पादन किया जाता था। तो ये कच्चे माल के रूप में तांबा कहाँ से लेते थे? गणेश्वर से, जो कि कहाँ स्थित है? ये राजस्थान के सीकर जिले में। अब तो नीमका थाना एक जिला बन गया अलग से, तो अभी वर्तमान में नीमके थाने में स्थित है। कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य नीतियों में राजस्थान के खेतड़ी, ये भी झुंझुनू, यहाँ भी तांबा लिया जाता था खेतड़ी से भी, और गणेश्वर से भी तांबा प्राप्त किया जाता था। तथा दक्षिण भारत सोने के लिए दक्षिण भारत से, यानी कि जो कर्नाटक, केरल कर्नाटक का जो क्षेत्र है, यहाँ से स्वर्ण आयात किया जाता था। हड़प्पा के लोग थे, यहाँ से सोना खरीदते थे। जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना, इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुओं के संपर्कों के संकेत हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। अब गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, गणेश्वर जो सभ्यता है, ये तो कहाँ स्थित है? नीमका थाना सीकर में। लेकिन जो जोधपुरा संस्कृति है, यह जयपुर में स्थित है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे, यानी कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के लोगों को क्या भेजा जाता था? तांबा। अब इसमें ये दे रखा, यानी कि इस सभ्यता की समकालीन पहले बात करें हम कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो ये तो है अपने हड़प्पा सभ्यता। ये इसके बाद यह है लोथल, यह है मेलुआ। मेलुआ किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? मोहनजोदड़ो के लिए। अब आगे बात करें तो ये है यहाँ मेसोपोटामिया सभ्यता, ये भी इसकी ही समकालीन थी। ये सुतकांगेडोर, जो कि हड़प्पा का एक स्थल है। ये दिलमून, ये सब। लेकिन एक बात याद रखना, जो चीन की सभ्यता थी, वह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं मानी गई। कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं मानी गई। और अब देखो, इसमें सुतकांगेडोर है, ये भी एक यहाँ का बंदरगाह के रूप में इसको विकसित किया गया था, जो कि आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल, थोड़ा सा जूम करके देखो, ये सुतकांगेडोर जो बिल्कुल समुद्र के किनारे स्थित है। ये जो आपको दिख रहा है, ये हरा हरा है, सब कुछ समुद्र है, ये पानी। इसी प्रकार एक स्थान है इधर, ये लोथल, ये भी समुद्र के किनारे स्थित है। तो ये दोनों जो थे, ये किसके रूप में विकसित किए गए? बंदरगाह के रूप में। अब आगे की बात करते हैं। और सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के किन किन क्षेत्रों से संपर्क थे? हाल ही में पुरातात्विक खोजों इंगित करते हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर में स्थित ओमान से। कहाँ से? ओमान से। अब इसमें देखना, इसमें दे नहीं रखा ओमान, लेकिन ये कहाँ से तांबा सुदूर क्षेत्रों, अगर बात करें दूर के क्षेत्रों में, तो ये तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था? ओमान से। ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, यानी कि किस धातु के? निकल के अंश मिले, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र, अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तभांड, जिसके ऊपर काली मिट्टी को एक मोटी परत चढ़ाई गई है, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान को का ओमानी तांबे में से विनिमय करते थे। ये एक पात्र मिला है, इसके ऊपर ये काले रंग की जो काली मिट्टी है उसकी परत चढ़ाई गई है। मर्तभांड होते हैं, यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन, उनको क्या कहा जाता है? मर्तभांड। अब 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त था,
नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली पुरातात्विक खोजों में हड़प्पा, मोरे, बाढ़, पासे तथा मनके शामिल है। इस संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेक दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप में स्थित है। मगान तथा मेलुआ संभवतः हड़प्पा क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। हमने बात की थी मेलुआ शब्द का प्रयोग किस स्थान के लिए किया गया था, हड़प्पा में भी मोहनजोदड़ो के लिए। नामक क्षेत्रों से संपर्कों की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुआ से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कार्नियल, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी, एक मिथक यानी कि एक कहानी के रूप में है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी है, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातात्विदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। हाजा पक्षी क्या था? मोर था। क्या ये नाम उसे अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। यानी कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया जो सभ्यता थी, इनका जो व्यापारिक मार्ग था वो कौन सा था? समुद्र, यानी कि जल मार्ग से यहाँ पर जाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ के नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया के लेक मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। मेलुआ शब्द का अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका अर्थ क्या है? नाविकों का देश। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। यानी कि यहाँ की जो मोहरें उन पर जहाज और नावों के चित्रांकन में हमको देखने को मिले हैं। जिस प्रकार आप देख रहे हो ये एक मोहर है, ये अब इस पे ये एक नाव का चित्र बना हुआ है। ये नाव है एक तरह से। इस पे ये पक्षी है, ये हाजा पक्षी, उसके चित्र हमको दिखाए दे रहे हैं। हाजा पक्षी किसको कहा गया है? तो फिर किसे कहा गया है? ये नाव के चित्र वाली मोहर। अब हाजा पक्षी मोर के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है। अब मोहरें, लिपि तथा बाट। अब कौन कौन सी मोहरें यहाँ से प्राप्त हुई, कौन कौन सी लिपि यहाँ से प्राप्त हुई और तथा बाट, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोहरों तथा मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और घाट पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी नहीं की गई। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। आप देखते हो कि वर्तमान में जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, यहाँ से एक दूसरे जगह जब लेटर या पत्र भेजा जाता है तो एक चपड़ी नामक एक धातु यानी कि एक द्रव्य आता है, उस द्रव्य को गर्म करके वो चपड़ी से उसको चिपका दिया जाता है। ये जब वहाँ पहुँचती है तो अगला व्यक्ति उसको निकालता है। अगर वो सील पैक है तो उसका मतलब इसमें जो भी पत्र, जो भी वस्तु है उसके साथ किसी ने छेड़खानी नहीं की गई। इसी प्रकार का प्रयोग कहाँ किया गया था? ये हड़प्पा में। अब एक रहस्य में लिपि। अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि कौन सी है। अब बात किसके बारे में करेंगे? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। सामान्यतः हड़प्पा मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने सुझाव दिया है कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। यानी कि जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है उसमें कितने चिन्ह है? 26 चिन्ह। हालांकि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। हमने स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें भी बात की थी कि जो सभ्यता है प्राग आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, न कि किस काल की? हाँ, आद्य ऐतिहासिक काल की ये सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल में इसको क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ लिपि भी यहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन इस लिपि को आज तक पढ़ा
नहीं गया, इसलिए इस सभ्यता को किस काल में रखा गया? आद्य ऐतिहासिक काल में। पर निश्चित रूप से ये वर्णमालाएं जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाएं और चौड़ा अंतराल है और बाएं और ये संकुचित है, जिससे लगता है कि ये उत्कीर्ण दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाएं ओर स्थान कम बढ़ गया। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी, इसको कहाँ से कहाँ तक लिखा, किस ओर से किस ओर लिखा जाता था? तो दाईं ओर से बाईं ओर इसको लिखा जाता था। एक फैक्ट और बताऊं, अगर अवर लिपिंग के साक्ष्य हमसे पूछें, यानी कि ऐसा साक्ष्य जिसपे दाएं से बाएं वापस बाएं से दाएं उसी ऊपर लिखा गया, ऐसा साक्ष्य में कालीबंगा से भी प्राप्त हुआ है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान के अवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता था। क्यों? क्या इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या पढ़े लिखे थे, क्योंकि ये लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसका इस लिपि से अनुमान लगाया सकता है कि यहाँ के लोग साक्षर थे, यानी कि थोड़े बहुत ये पढ़े लिखे थे। विनिमय यानी कि बाट। अब बात करते हैं बाटों की। तो विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म परिशुद्ध प्रणाली तथा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को ये ध्यान देना है कि लगभग 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से उठते हैं कि मोहरे किस पत्थर से निर्मित है? तो सेलकड़ी की पत्थर से। और बाट किस पत्थर से निर्मित किए गए? तो चर्ट पत्थर से। और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी थे। अभी जो EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल का जो एग्जाम हुआ था, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन उठा था। अब क्वेश्चन उठा था, उसमें कथन दे रखे थे हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। अब वहाँ एक ऑप्शन ये भी था कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त बाटों का मानदंड द्विआधारी है, ये ऑप्शन उसमें भी दे रखा था। एक यहाँ से उत्तल जो दर्पण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन बाटों से संबंधित भी था। तो मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 यानी कि गुणांक में था। 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हैं, यानी कि धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? अभी धातु का पलड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ? सूतकांगे डोर से हमें तराजू का पलड़ा भी प्राप्त हुआ। प्राचीन सतह। हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई वस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही ले, जैसा कि मृदभांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाओं को कौन संगठित करता था? यानी कि बात है ईंटों के बारे में। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर 2 प्रकार के ईंटों का प्रयोग किया जाता था, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। इस कारण कालीबंगा को दीनहीन बस्ती यानी कि गरीबों की बस्ती भी कहा गया है। और वहाँ की जो ईंटों की नालियाँ भी वहाँ से प्राप्त हुई। कालीबंगा से भी हमें ईंटों की नालियाँ प्राप्त हुई। लेकिन अगर नालियों के संदर्भ में विशिष्ट तौर पर ये पूछा जाए आपसे कि लकड़ी की बनी हुई नालियाँ कहाँ से मिली, तो कहाँ से मिली? वो कालीबंगा से हमें लकड़ियों की बनी हुई नालियाँ प्राप्त हुई। जबकि जो बनावली क्षेत्र है, हड़प्पा सभ्यता की एक साइट है बनावली, यहाँ से हमें किसी भी प्रकार के नाली के अवशेष नहीं मिले हैं। अब
प्रासाद तथा शासक यानी कि जो राजमहल थे यहाँ के वो और यहाँ के जो शासक थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं दे सकते। पुरातात्विकों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, यानी कि मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन प्राप्त हुआ जिसको एक प्रसाद यानी कि राजमहल की संज्ञा दी, परंतु इसके संबंध में कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ये याद रखना कि जो पुरोहित की मूर्ति है या राजा की मूर्ति है कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। इस मूर्ति को आप देखोगे तो इस मूर्ति के ऊपर ये वर्तमान में हमारे पीएम माननीय नरेंद्र मोदी से की जो हेयर स्टाइल है, उनकी जो दाढ़ी सेट है वो भी इसी प्रकार की है, जिस प्रकार की मूर्त हमें हड़प्पा सभ्यता से ये मिली है पुरोहित की मूर्ति। देखो ये एक राजा की हो सकती क्योंकि इसके ऊपर एक तो इसने ये राज चिन्ह को ऐसा धारण कर रखा, यहाँ के लोग भी दाढ़ी सेट करवाते थे। एक विशेषता इसने एक सोल यानी कि एक साल ओढ़ रखा। अब साल पर कौन से चित्र है, त्रिफूल है यानी कि 3 फूलों से निर्मित इस तरह का ये चित्र त्रिफूल या साल इसने ओढ़ रखा है, जिसके हमें सिर्फ क्या प्राप्त हुई, धड़ धड़। इसके हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक हाथ ये भी खंडित कटा हुआ है। इस प्रकार ये एक पुरोहित की मूर्ति में कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से ये पुरोहित की मूर्ति में प्राप्त हुई। अब बात करते हैं आगे। तो इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई। यह नाम आज भी प्रचलित है, ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यह समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं यानी कि यहाँ की जो धार्मिक प्रथाएं थी, अनुष्ठान करने की प्रथाएं थी, अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकती है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता थी। यानी कि एक जो पुरोहित वर्ग था, क्या इस पुरोहित वर्ग के पास ही संपूर्ण राजनीतिक सत्ता थी या इसके अलावा भी और किसी के पास राजनीतिक सत्ता थी। कुछ पुरातात्विक इस मत के लिए हड़प्पा समाज के शासक नहीं थे तथा सभी को सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातात्विक ये मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अपने अलग अलग राजा होते थे। यानी कि इसके जितने भी स्थान मिले जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान, ये सब यानी कि आधे इतिहासकार तो मानते हैं कि इस संपूर्ण सभ्यता में एक तो मुख्य शासक था और छोटे छोटे उसने शासक बना रखे, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सब स्थान विशेष पर अलग अलग राजा होते थे। जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि अलग अलग राजा होते थे। कुछ और ये तर्क देते हैं कि एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानता, यानी कि यहाँ की जो पुरातात्विक सामग्री मिली उसमें भी हमें समानता देखने को मिली। तो इस आधार पर कुछ इतिहासकार अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक ही राजा था। अब ईंटें मनके तथा अब नियोजित बस्तियों के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय दायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। अब बात करते हैं हम आगे सभ्यता का अंत, यानी कि इतनी विकसित सुसज्जित सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। अब सभ्यता अंत, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत होने के पीछे क्या क्या कारण थे, कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे जो कि इस सभ्यता को अंत की ओर लेकर गए। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए
हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों, विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण के तकनीकों का ह्रास यानी कि पतन हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पूरा वस्तुएं तथा बस्तियों इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। ये परिवर्तन कैसे हुए इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई है। इनमें जलवायु परिवर्तन, बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उस अंत का एक कारण है जलवायु परिवर्तन, यानी कि पहले ये लोग जो थे किस तटीय क्षेत्रों पर इनका निवास था, नदियों के किनारे इन्होंने अपनी बस्तियां बनाई, तो वहाँ की जैसे जैसे धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुई तो हो सकता है उसकी वजह से इन्होंने बस्तियां खाली कर दी। वनों की कटाई ये भी एक कारण है। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण भी इन्होंने बस्तियां खाली कर दी होगी। नदियों का सूख जाना या फिर कारण ही रहा होगा कि नदियों में पानी नहीं रहा, तो इन्होंने वहाँ की इस परिस्थिति को देखकर वहाँ से पलायन कर लिए। सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है, यानी कि वहाँ पर भूमि का ज़्यादा उपयोग किया तो उसका जो उपजाऊपन था वो समाप्त हो गया। इस कारण इन्होंने वहाँ से भी पलायन करके दूसरे स्थान पर जाकर बस गए होंगे। ये बहुत से कारण हैं। इन कारणों की वजह से इस सभ्यता का पतन माना जाता है। ये कारण एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारणों में से कौन सही है या कौन सा सही नहीं है। उसमें ये कारण देते हैं कि जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना या भूमि का अत्यधिक उपयोग। अब इस प्रकार के कारण वो देता है, उसमें से सही या गलत कारण हमसे पूछता है, तो आपको ये कारण अच्छे से याद रखना है। इनमें से कुछ कारण बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुछ बस्तियों, जैसे हम बात करेंगे हड़प्पा बस्ती है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, तो कुछ बस्तियों के लिए ये कारण प्रयुक्त हो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता इसी कारण से संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सब स्थलों के लिए अलग अलग कारण उत्तरदायी माने गए हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरों लिपि विशिष्ट मनकों तथा मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब एक आक्रमण के साक्ष्य, यानी कि हो सकता है ये भी एक कारण हो सकता है कि बाहर के लोगों ने आकर यहाँ की सभ्यता के जो लोग थे उन पर आक्रमण किया। इस आक्रमण से भी ये सभ्यता का अंत हमें देखने को मिलता है। तो इस संदर्भ में एक मार्टिन व्हीलर है, उनका भी एक कथन है कि इस सभ्यता के अंत का जो उत्तरदायित्व है या मतलब इस सभ्यता के अंत का जो प्रमुख कारण था या इस सभ्यता के अंत के लिए जिसको जिम्मेदार ठहराया गया, वो उन्होंने इंद्र को इस सभ्यता के अंत के लिए जिम्मेदार माना। इंद्र देवता को इस सभ्यता के अंत के लिए उन्होंने जिम्मेदार माना। उनका कहना था कि इंद्र उस समय युद्ध का देवता था, पुरंदर यानी कि युद्ध का देवता था, तो उसने इस सभ्यता पर आक्रमण किया और जिससे इस सभ्यता का अंत हो गया और इसके बाद फिर वैदिक सभ्यता शुरू हो गई। यह मार्टिन व्हीलर का मानना है, जो कि हम इस इंडेक्स में भी देखने को हमें मिलेगा। डेडमैन लेन एक सकरी गली जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्तित है। यह बिंदु यहाँ देखो, इसमें कोई ऐसी काम की चीज़ है नहीं, जो काम की चीज़ है उसको हम देखते हैं कि 1925 में हड़प्पा के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने होंगे। ये आक्रमण के साक्ष्य है, यानी कि इनके ऊपर आक्रमण हुआ। हड़प्पा सभ्यता के एक ऐसे स्थान से हमें इन आभूषणों युक्त कुछ शवों के साक्ष्य भी हमें देखने को मिले।
अब जो हम बात कर रहे थे आगे, बहुत समय पश्चात 1947 में IREM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है, जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर, अर्थात गढ़ विध्वंस कहा गया, यानी कि दुर्गों को तोड़ने वाला देवता किसे कहा गया? इंद्र को। यह दुर्ग कहाँ है या थे? पहले यह माना गया कि यह मिथक मात्र है। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खननों ने मानव परिदृश्य बदल दिया। यहाँ मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं, जिसमें अब प्राप्त जानकारी के विशाल किलेबंदियां की गई। यह सुदृढ़ से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हास से इसे कमजोर किया गया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इस अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र सहयोगी नहीं हो सकता है। मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों के जनसंहार तथा बच्चों का जनसंहार किया गया। पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना गया, यानी कि यहाँ से जो साक्ष्य मिले उन आधार पर इंद्र को इसका जिम्मेदार माना गया। अब अगला टॉपिक रहेगा अपने हड़प्पा सभ्यता की खोज। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास नंबर 4 में बात करेंगे, जो कि इस लेसन से संबंधित अंतिम क्लास होगी। उसके बाद अगला लेसन भी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक आप इस क्लास को 1-2 बार देखिए और पीछे के जो 2 चैप्टर 2 क्लास हैं उन क्लासों का भी रिवीजन कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस चीज़ से मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं अगली क्लास में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास कर सकूं। हो सकता है त्रुटिवश कोई गलत बात मुझसे निकल गई हो या कोई गलत जानकारी मैंने आपको दे दी हो, तो उससे भी आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।